जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान एक बार फिर संगीनतर होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के हुकूमत से अलग होने के बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाएंगे, पीपल्स पार्टी अपने इस फैसले पर कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या महाजरीन नशिस्तों को बचाने के लिए असम्बली तहलील करने की का भी कोई ऑप्शन मौजूद है इस वक्त। क्या कहीं पे ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि महाजरीन नशिस्तों को बचाने के लिए असम्बली ही तहलील कर दी जाए, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, ना असम्बली रहे, ना तरमीम पास हो और ना जो है ये महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म हो, और आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे वो इन्हीं 53 नशिस्तों इन्हीं जो है नशिस्तों पे होंगे, जिनमें 12 महाजरीन नशिस्तें शामिल होंगी। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कानून साज असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार और साबिक़ मशीर हुकूमत जनाब मुर्ज़ा दुरानी साहब और सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्ज़ा दुरानी साहब। मुर्ज़ा दुरानी साहब, आपने देखा कि जब से अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती मसालती टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए और महाजरीन की 12 नशिस्तों की बात सामने आई कि इनका ख़ात्मा किया जाएगा और महाजर वज़रा से जो है उनसे मराहत वापस ली जाएंगी और उनकी वजारतों को मुअत्तल कर दिया जाएगा, उसके बाद महाजरीन भी शुनीद है कि 12 के 12 मेंबरान असम्बली एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और उनकी कोशिश यही है कि अपनी नशिस्तें बचाई जाएँ। इसके अलावा वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह भी खासी टेंशन का शिकार हो गए हैं और मुश्किलात का शिकार होते ही उन्होंने भी पैरेलल मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि इस वक्त वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह के पास क्या ऑप्शन बाकी रह गए, वो क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया राठौर साहब। एक तो आपने महाजरीन मेंबरान असम्बली की बात की और मेंबरान असम्बली के हवाले से जो मेरी इतला है कि 12 जो मेंबरान असम्बली हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग, नवाज़ और फॉरवर्ड ब्लॉक जो पीटीआई का, उनके लोग शामिल हैं और साथ पीटीआई के भी एक दो जो एमएलएज हैं, जिस तरह वो आफज साहब हो गए, आफज अहमद रज़ा साहब और दीवान साहब लाहौर से। तो इन सब ने ये सब मुशावरत कर रहे हैं और ये इनका जो है मुस्तकबिल का जो अमल वो तय कर रहे हैं और उसके लिए उनका ख्याल है कि हमें भी महाजरीन की एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। और ये अब एक्शन कमेटी वर्सेस एक्शन कमेटी, ये शौकत शाह साहब ने ये मेरा ख्याल है मुजाहरे का पहले भी ऐलान किया था, लेकिन इस वक्त जब ये मायदा हो चुका है कि महाजरीन मेंबरान असम्बली का वोट ख़त्म करें या मेंबरान असम्बली की सीटें ख़त्म करें, तो उसके बाद इन्होंने संजीदगी से ये सोचना शुरू कर दिया कि हमने अपनी बका की जंग लड़नी है और हमें सियासी बका की जो जंग है वो अगर आवाम के एक जत्थे ने या एक चंद हज़ार लोगों ने आके उनकी असम्बली नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला करा लिया कि वो ख़त्म करनी है असम्बली से, तो वो ये समझ रहे हैं कि इतने हज़ार लोग तो हम भी इकट्ठे करके कोला या इस्लामाबाद ला सकते हैं और फिर हम अपने जो है बका की जंग लड़ेंगे। तो उन्होंने भी महाजरीन एक्शन कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है। तो अब मुझे लग रहा है कि वो भी इस हवाले से वो संजीदा कोशिशें शुरू कर रहे हैं। अगर ये देखें, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर महाजरीन की अपनी एक्शन कमेटी बन जाती है और आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो और ये आपस में इनका तसादम होता है या ये आमने सामने आ जाते हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। राठौर साहब देखें, पहले जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका टकराव फोर्सेस के साथ होता है और अगर अब अवाम टू अवाम देखें, महाजरीन जो हैं वो भी कश्मीर का हिस्सा हैं और अवाम वहाँ के जो महाजरीन हैं वो भी ये समझते हैं कि हमें जो है ना डिप्राइव किया जा रहा है हमारे हकूक़ से, या हमें जो हमारे जो मेंबरान असम्बली हमारी नुमाइंदगी करते थे, हमें जो हकूक़ हासिल थे या हमारे जो नहीं, अब ये 15 लाख महाजरीन का तल्लक तो नहीं है ना, वोट भी जिस तरह पड़ते हैं दुरानी साहब, आपको भी पता है। देखें अपना राठौर साहब, ये एक बड़ी लंबी ये तो एक लंबी बहस है, वोट कैसे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं। महाजरीन जम्मू कश्मीर की एक नुमाइंदगी तो मौजूद है। आप ये देखें ना कि 12 सीटें तो रखी है ना आपने, आखिर ये पिछले जो 75 से 1975 से ये चला आ रहा है सिस्टम पार्लिमानी जमहूरियत का आज़ाद कश्मीर में, तो उसके बाद जब ये सीटें रखते रखते आपने
12 सीटें कर दी। पहले 6 सीटें होती थी, आपको याद होगा, उसके बाद ये 12 कर दी। अब अगर इसको 6 भी कर देंगे, मतलब उनकी नुमाइंदगी किसी सूरत में वहाँ पे मौजूद रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनको एहसास से महरूमी का शिकार वो हो जाएं कि हमें आज़ाद कश्मीर से हमारा ताल्लुक ही ख़त्म हो गया। देखें, जब आपने गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा किया कराची माहिदा के तहत, तो कश्मीर से आप उनका ताल्लुक ही ख़त्म हो गया, रिश्ता नाते ही ख़त्म हो गया आज़ाद कश्मीर से। ना वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, ना आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप। वो तो उस वक्त भी नहीं, देखें नहीं, ये बात नहीं है। देखें बात, अगर आपका उनका इंतज़ामी तौर पे इकट्ठा होता सिस्टम, एक 1 यूनिट होता, तो आज क्या आप समझते हैं कि गिलगित जो है हमारे से इतना दूर हो जाता। इसी तरह माजरीन जम्मू कश्मीर को निकाल के, तो आप चाहते हैं कि यहाँ से एक सिस्टम ये भी निकल जाए। लद्दाख में तो ऑलरेडी जो इंडिया ने वो किया हुआ है कि वो एक ऑपरेशन फेडरल टेरिटरी बना दी है। जम्मू को भी उन्होंने एक लिहाज से अपने कंट्रोल में रखा है। तो अब रह जाता है वादी, तो वैली को अब किसी और कोई इसका एजेंडा तो नहीं बन रहा है। ये देखने की सूरत है कि वैली के हवाले से कोई ऐसा फैसला किया जा रहा है कि इसको इंडिपेंडेंट करें, या इसके हवाले से कोई ऐसा फैसला किया जाए, क्योंकि देखें स्टेप बाय स्टेप मामला चल रहे हैं। आप देखें, पहले जो है ना वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो है जो मुतालबात किए, उसके हवाले से आप उसका सीक्वेंस देखें। वो मुतालबात लेते लेते पहले उनका मुतालबा था आटा और बिजली, वो करते करते मुतालबात बढ़ते बढ़ते 38 मुतालबात आ गए। 38 मुतालबात में सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि जी माजरीन की सीटें ख़त्म करें। अब अगर माजरीन से जान छुड़ाने के लिए आप इस नुक्ते को देखेंगे, ये कि हमने एक और सेगमेंट को कश्मीर से निकालने की कोशिश हो रही है। हम नहीं ये कहते कि कश्मीर में या वो जो माजरीन की सीटें जो उसके हवाले से जो है वो पॉलिसी ना बनाई जाए, या उनकी शफाफियत जो है इलेक्शन के हवाले से वो ना की जाए। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उनको जो है जिस तरह माजरीन जो है उनकी स्क्रूटनी करें, उनकी जो है ना डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट चेक करें, जो जानवन है उनको आप मौका दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक एजेंडे का हिस्सा है, और इसमें माजरीन को जो है वो बिल्कुल इससे निकाल के उनकी नुमाइंदगी से लद्दाख को एक्साइट कर दिया गया इंडिया की तरफ से। नहीं, ये एजेंडा इंडिया का है, नरेंद्र मोदी का है, ये इंटरनेशनल एजेंडा लग रहा है मुझे। देखें, इंटरनेशल एजेंडा इस लिहाज से लग रहा है कि अब ये वैली के हवाले से फोकस किया जा रहा है। एजेंडे के तहत अवामी एक्शन कमेटी ने ये मुतालबा रखा, क्योंकि वो तो सारा मुतालबे की बुनियाद पे है। इंटरनेशनल एजेंडे जो होते हैं ना, वो बताए तो नहीं जाते, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई ना कोई आपने सोर्स यूज करना होता है। प्रॉक्सीज आपके सामने आ जाती है। तो अनवार उल हक साहब हो सकते हैं इस एजेंडे से वाकिफ हों, क्योंकि मेरा हमेशा से ये बयानिया रहा है कि अनवार उल हक और एक्शन कमेटी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उनकी मर्जी से ये सारे काम हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक का मेजर बेनिफिशियरी अनवार उल हक है। अभी तक तो वही है। आप देखें, 2.5 साल की हुकूमत उन्होंने चला ली इनके सर पे। जब भी कोई क्राइसिस होता था, पॉलिटिकल क्राइसिस, तो अवामी एक्शन कमेटी की धरने की और काल लॉन्ग मार्च मुतालबात और ये इंतशार तो किसका बेनिफिशियरी कौन था? और आज तक ₹30 मिला तो अनवार उल हक हुकूमत को। आज तक आप मुझे ये बताएं, अवामी एक्शन कमेटी ने अनवार सरकार के खिलाफ क्या बात की? वज़ीर-ए-आज़म अनवार के खिलाफ कभी कोई बात सुनी आपने? वो कहते जी हमने तो उससे मुतालबा ही नहीं किया कभी। तो अगर अगर कल खुदा ना खास्ता अगर आपका कातिल अनवार हुकूमत और अनवार हुकूमत बरतरफ होने का मुतालबा कह रहे हैं, हो सकता है कि कल अगर आप अनवार हुकूमत को तब्दील करने असेंबली के उधर जाएं तो वो असेंबली का घराव ना करने का ऐलान कर किसको रोट है कि ये ना हो कि आप कहेंगे अनवार हुकूमत को नहीं हटाना। ये हमारा जो है ना मेन, ये किसी ये हमारा ये बात मुझे कही थी कि मैंने कहा था आप क्यों नहीं हटाते? वो कहते जी हमें खतरा है कि अवामी एक्शन कमेटी धरना दे दे। अच्छा एजाज भाई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि सवाल यह है कि क्या माजरीन नशिस्तों को बचाने के लिए असम्बली तहलील की जा सकती है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल राठौर साहब, माजरीन नशिस्तों को बचाने के लिए शायद अनवार उल हक साहब कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन जो वो बहरान को मजीद बढ़ाने की दिलचस्पी ज़रूर रखते होंगे। अब वो सियाना आदमी हैं और उनके पास आइनी माहिरीन भी हैं, वो ख़ुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादादार है, आपको पता है, सियासी चालाक। उनके पास ऑप्शन क्या है? पहले आप ये तो डिस्क्राइब कर दें। मैं आपको बताऊँ, अनवार उल हक साहब के पास इस वक्त 2 ऑप्शन है। अदमेबाद की तारीख की डिस्कस हो रही है, अगर ये फिल वाकई आती है, ये तीसरा ऑप्शन है। ये अनवार उल हक साहब के पास नहीं है, ये तो उन सारी पार्टियों के पास है। उनके पास खुद 2 ऑप्शन है। एक तो ये वो रिजाइन करके खामोशी के साथ घर चले जाएं, और ये सियासी पार्टियों जो मुंडे पे डाल के जो मैंने फोटो एक बात ही, दूसरी बात यह है कि वो असेंबली तोड़ दें।
अब असम्बली तोड़ने की सूरत में आज़ाद कश्मीर में नया बहरान पैदा हो जाएगा। राठौर साहब, आपने ये जो चार्टर ऑफ डिमांड और ये जो मायदा हुआ इसको अगर पढ़ा होगा, इसमें 3 इशूज़ ऐसे हैं जो असम्बली के मुतल्लिका हैं, आइनी तरमीम के मुतल्लिका हैं। एक तो काबीना का साइज मुकर्रर करना, एक जो अनवार अल हक साहब के दौर में असम्बली के अंदर बिल पास होकर मराद की में अदाफा और कुछ एडजस्टमेंट की गई थी, दूसरा वो, और तीसरा माजीन की नशिस्तें। यानी कि जो मेजर 3 मुतालबे हैं वो तीनों असम्बली के मतलब और असम्बली तहलील हो जाती है। इसके लिए असम्बली मौजूद होना जरूरी है। अब अगर ये बहरान को बढ़ाना चाहते, असम्बली तोड़ दें, तो आपको बताऊं क्या होगा आज़ाद कश्मीर में। एक तो 3 महीने के लिए वो फिर वज़ीर आज़म रहेंगे, आईनी कानूनी लिहाज से 3 महीने के लिए वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने की पाबंदी है, इलेक्शन होंगे। ये नहीं हो सकता, इलेक्शन होने तक ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन का टाइम पर मुकर्रर नहीं हो सका। हर काम का आइन ने टाइम कर किया हुआ कि वो काम अपने टाइम पर करें, इलेक्शन अपने टाइम पर करें, ये इलेक्शन करने पड़ेंगे। अच्छा, इलेक्शन अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान एक मायदा है कि उससे पहले आपने माजीन की सीटों का फैसला करना है, जिसके लिए 6 रुकनी आइनी कमेटी बन गई है। फर्ज कहते हैं असम्बली टूट जाती है तो असम्बली ज़ाहिर मौजूद नहीं होगी तो आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी, तो फिर नए इलेक्शन की सूरत में ये इस बात का खदशा मौजूद है कि 12 माजीन की सीटों पर इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन रोक दिए जाएंगे। अब आप पूछेंगे मुझे, अब आप मुझे पूछेंगे कि आइनी लिहाज से तो पाबंदी है, क्या आइनी लिहाज से आपको याद नहीं है कि जब चौधरी वजीर साहब के दौर में, जिसमें मुर्तज़ा दुरानी साहब मशीर थे, तो 5 साल लगातार एक सीट खाली रही, वो जो लाहौर वाली लाहौर की हुकूमत कहती थी कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। जी हाँ, ना इन सीटों पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है और ना हुकूमत, ना पाकिस्तान के इलेक्शन में। ये कुल्ली तौर पर पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें करवाती हैं। पंजाब की हुकूमत फर्ज करते हैं ये बात, पंजाब की हुकूमत क्यों कहेगी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मायदा किसने किया है? हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है, उन्हीं की हुकूमत है। अगर ये कह देते हैं जी कि हमारे पास अमन अमान का मसला है और ज़ाहिर है सूबे में इलेक्शन नहीं हो सकते, हम नहीं कराने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आपको हर सूरत 12 सीटें छोड़कर आज़ाद कश्मीर की 33 सीटों पर इलेक्शन करना पड़ जाएंगे। 33 सीटों पर इलेक्शन हो गए, उन 33 सीटों की बुनियाद पर फिर जब असम्बली मुकम्मल नहीं होगी तो आप मखसूस सीटों पर भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। जो 5 खवातीन की हैं और 3 टेक्नोक्रेट की सीटें वो भी खाली रखी है। लेकिन वज़ीर आज़म और स्पीकर का इलेक्शन नहीं रोका जा सकता, इसलिए कि उसके लिए लिखा हुआ है कि कुल असम्बली की सादा अक्सरियत के तौर पर आप स्पीकर भी बना सकते हैं और वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। जो तादाद बनती है 27 बनती है, पाबंदी है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब असम्बली 25% आपकी मौजूद ही नहीं होगी तो आईनी लिहाज से ये अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये चैलेंज हो जाएगा कि जब तक पूरी असम्बली नहीं आती, जब तक आप इन सीटों पर इलेक्शन, मखसूस सीटों पर इलेक्शन रोक दें आप, क्योंकि 12 वो भी आपने खाली रखी होंगी ना। अब वज़ीर आज़म बन जाएगा, स्पीकर बन जाएगा, मेरी आगे सुने, वज़ीर आज़म बन जाएगा, स्पीकर, वज़ीर आज़म स्पीकर के लिए आपको पता है कानून है कि पहले मरहले में कुल ऐवान का उन्हें 51% एक्सीड शो करनी होती है, और अगर ये पहले मरहले में शो न करे तो रन ऑफ इलेक्शन में हाजिर अरकान जितने मौजूद होते हैं, चाहे 20 हैं, तो उनमें से 11 लोग वोट लेकर वज़ीर आज़म भी बन जाएगा, स्पीकर भी बन जाएगा, डिप्टी भी बन जाएगा। अच्छा, अब जब असम्बली मौजूद नहीं होगी तो चलो उसके लिए, जिस काम के लिए, खासकर आईनी तरमीम के लिए आपने लिखा हुआ कि 2/3 अक्सरियत कुल ऐवान का, 2/3 अक्सरियत बनती है 36 लोगों की। आपकी इधर असम्बली जिसने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बना रखी होगी, उसके मेंबरान की तादाद है टोटल 33, आपके पास 36 लोग ही नहीं, आईनी तरमीम कैसे हो सकेगी? माजीन की सीटों में जो 6 रुकनी आईनी कमेटी है वो जो फाइंडिंग तैयार करेगी, उसमें उसको आप असम्बली में ले जाएंगे और उसके लिए आपको कम से कम 36 लोगों के वोट जरूरत होंगे। तो आपकी आने वाली असम्बली में 36 वोट ही अगर नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए अनवार अल हक को असम्बली तोड़ने से रोक कर, यानी असम्बली तोड़कर बहरान पैदा करने से रोकने के लिए इन सियासी पार्टियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उनको या तो रोकें, असम्बली तोड़ने से रोकें, उनको कोई शरारतबाजी करने से रोकें। और मुझे किसी ने बताया था जी कि इन्होंने ये काम करने के लिए अपने स्पीकर के पास, जो लतीफ़ अकबर साहब हैं, उनके पास कुछ अदम-ए-इत्बात की तारीख लिखकर उस पर लोगों के रिक्वेजिशन भी जमा करवा रखी है, जो टाइम आने पर वक्त डालकर, टाइम डालकर बस वो दाखिल करा दी जाएगी। इसलिए इन्होंने चारों रास्ते बंद करके ये नया आईनी बहरान पैदा कर सकते हैं। और मेरा नुकता ये है कि इस वक्त जो माहौल इन्होंने पैदा कर दिया आज़ाद कश्मीर में, हुकूमत पाकिस्तान के पास बिल्कुल इस बात का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता मजे की बात
कि एक तरफ आपने आज़ाद कश्मीर के उस अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदा किया हुआ है और दूसरी तरफ आप कहें कि अच्छा जी चलो हम इलेक्शन करा देते हैं अगली, और उसके बाद 5 साल चलता रहे, सिर्फ 5 सालों के बाद जाकर माजिन की सीटों का कोई आईनी कानून हल निकाल लेंगे। ये नहीं हो सकेगा। आपको हर सूरत इस असेंबली से निकालना है, वरना अगली असेंबली अगर ये ना निकाला तो अगली असेंबली उस वक्त तक माजिन की सीटों पर इलेक्शन को रोकने पड़ सकते हैं जब तक कि वो आईनी कानूनी चीज तय नहीं होती। क्यों रोकने पड़ सकते हैं? इसकी मंतक मुझे समझ नहीं आ मंतक रही। यह है कि ये एक इंतजामी माहिदा है हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कोई कश्मीर अवामी मादा एक्शन कमेटी। असेंबली अवामी निश्चित एक्शन कमेटी का तो कोई मादा नहीं है। अब मुझे बताएं पाकिस्तान में हमारी जो इलेक्शन है वो सूबाई हुकूमतें कराती हैं, वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट इदारा वो नहीं कराता। तो फिर जब सूबाई हुकूमतें माजूरी का इज़हार कर देंगी कि अमन अमान के हवाले से क्यों करे? नून लीग क्यों करेगी 10 सीटों वो पे दीवान इलेक्शन? दीवान महीदीन की सीट पर क्यों किया था? नहीं, अब क्यों करे? किसी ने अब नहीं। वो इसलिए कि वो पीटीआई को सीट मिली थी। इसलिए करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ नहीं, बल्कि आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के साथ उन्होंने माहिदा कर रखा है और उस माहिदे का पहले हल निकलेगा तो फिर माजिन की सीटों पर इलेक्शन होंगे। इसलिए इंतजामी बुनियादों पर यह काम किया जा सकता है जिससे मजीद बहरान होगा। बेहतरीन इसका हल यह है कि इस असेंबली को बरकरार रखें, इसको टूटने से या इसके खिलाफ जो भी साजिश कहीं से कोई नजर आती है उसको रोकने की कोशिश करें, इसी असेंबली से ये आईनी मामलात करवाएं और आगे चलें ताकि बहरान न हो। हम नहीं कहते कि सारी सीटें खत्म हो जाएंगी माजिन की, वो अगर कोई बरकरार रखती हैं, आईनी कमेटी जो बना रहे हैं वो अगर देती है तो उसी पर अमल होगा। वो अगर कहती है खत्म कर दें, वो अगर कहती है इनको आप इनडायरेक्ट बना दें तो उसी तरह कर दें। ये बात जो मुर्तज़ा साहब कह रहे थे, ये इनडायरेक्ट भी तो बनाने का फैसला असेंबली के अंदर ही असेंबली होगा ना। करेगी तो असेंबली मौजूद होगी तो करेगी, तरमीम और जो वो होगी। यही असेंबली होनी चाहिए। वरना अगली असेंबली में ये फैसला हुए बगैर आप इलेक्शन कराएंगे तो आपके लिए नया बहरान खड़ा हो जाएगा। अच्छा दुरानी साहब, आज़ाद आप कश्मीर क्या में ये नया जो बहरान खड़ा एजाज हो भाई साहब ने बात की, आपको समझ आई कि ये बात क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 12 सीटों पे इलेक्शन ही हो, सिर्फ 33 जाएगा। माजी में हो चुका है ये बात ना एक दफा। नहीं, एक हल्के की बात हुई यार, 12 सीटों पूरे एक हो या 12, एक पर नहीं करा सके तो 12 पर कैसे नहीं, कराएंगे? एक पे वो सियासी वजह थी, उसकी वजह सियासी थी कि पीटीआई का, उस वक्त बम दबाके शाके हो रहे थे पंजाब में, इसीलिए लेकिन उस ये दौरान इनसे- पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन इनसे हुए जवाब थे। दे। पहली गुजारिश यह है कि जो आइन के मुताबिक जो एक्ट 74 है या आपका जो अब तरमीम होगी 13वीं तरमीम के बाद, इलेक्ट्रोल कॉलेज कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है ना, और उसमें 53 सीट्स मौजूद होनी लिखी चाहिए। हैं, ठीक है ना। उसके बगैर जो है ना वो आज़ाद कश्मीर असेंबली नामुकम्मल होगी। अगर वो तरमीम हो जाती है, आईनी तरमीम करके 12 सीटें खत्म इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 53 सीट, इस वक्त तो 53 53 33 और 12 यानी अगर ये 12 सीटें 45 खत्म पे करनी इलेक्शन है या इसमें इलेक्शन नहीं कराना तो उसके लिए तरमीम ज़रूरी है। अदरवाइज अगर ये इस सूरत हाल में आपने इलेक्शन कराए और आप कहते हैं जिस तरह बादशाह साहब कहते हैं कि जी 12 सीटें जो हैं उस पर इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर आपका इलेक्ट्रोल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आपकी असेंबली जो है ना वो आईनी एक तरमीम नहीं कर सकेगी। वो मोहल्लक हो जाएगी असेंबली ना, वो तो हवा में एक आ जाएगी ना, तो वो कोई असेंबली तरमीम कर सकती है ना, वो असेंबली जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कर सकेगी, ना ही किसी अपोजिशन लीडर का, ना ही कोई स्पीकर। तो ये एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोल कॉलेज जो है ना वो उसका कंप्लीट, अब आपके प्रेस फाउंडेशन के जो इलेक्शन होते हैं उसमें आपका एक मेंबर भी जो इलेक्ट नहीं होके आता, तो जब तक वो इलेक्ट नहीं होता तो वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होता है, नहीं होता। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोल कॉलेज कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें 12 सीटें अभी तक, जब तक इसमें आईनी तरमीम नहीं होती, ये 12 सीटें लाजम मलजूम है, इसके बगैर जो है वो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये इन्होंने की कि अनवार उल हक साहब का, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, अनवार उल हक साहब कभी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, वो मुमताज़ राठौर साहब वाली गलती कभी नहीं दोहराएंगे, ये कलंक का टीका लेके वो कभी नहीं जाएंगे। ये उन्होंने हमेशा लोगों से कहा और मेरा भी यही ख्याल है कि वो एक हमारे इख्तलाफ राय होना अपनी बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं दाग लेके जाएंगे कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर असेंबली जो है ना डिज़ोल्व की। या हाँ, ये हो सकता है कि उनको कहा जाए कि आप अर्ली इलेक्शन कराएं, तो वो कोई रीज़न बना के इलेक्शन कराने की कह सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कराने का माहौल ही नहीं है। इस वक्त आप देखें ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना कोई पार्टी इलेक्शन में जाने चाहती है। आपको पता है इस वक्त जो पोलराइजेशन है कश्मीर में, उसकी वजह से कोई सियासी जमात जो इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अनवार उल हक समेत, वज़ीर-ए-आज़म समेत, उनका फारूक ब्लॉक, पीपल्स पार्टी, PMLN, कोई और जमात, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत कोई भी पार्टी जो है इस वक्त इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन भी टाइम पे नहीं होंगे। इस असेंबली की मुद्दत जो है ना वो इसकी में इजाफा किया जा सकता है, इसमें कमी नहीं होगी, ये अपनी मुद्दत पूरी भी करेगी और उसमें एक्सटेंशन हो सकती है कि शायद 6 महीने साल की एक्सटेंशन हो जाए। ये असेंबली खुद ही ये सारे लोग कह देंगे जी
हालात ये वाकयात कैसे ऐसे कर थे। सकती है? तो इसमें इनके क्योंकि पास इख्तियार ही कोई नहीं होगा मदद पूरी करने के बाद। नहीं इख्तियार का वो नहीं, जब वो पार्लियामेंट वो जब एक- चाहती है वो तो कर लेती है ना, वो हंगामी कोई सूरत अपना हाल जो है ना मुल्क में पड़ी हुई है। हंगामी सूरत हाल हो कोई जाएगी। जंग लग जाए, जब कोई इस चीफ तरह की इलेक्शन बात कमिश्नर नया आएगा वो कहेगा जी मैं इलेक्शन ही नहीं करा इलेक्शन सकता। कैसे कह सकता है वो? देखे जब ना वो इलेक्शन ये- आइन में पाबंदी है कि आपने 5 साल बाद इलेक्शन कराना नहीं है। नहीं आइन में पाबंदी देखिए, है। फिर इसका तो अल्टरनेटिव देखिए ना, हल क्या आइन में होगा? आइन- क्या इस हुकूमत को आप मुझे- एक्सटेंशन दी नहीं, जाएगी? इलेक्शन कमीशन जरूरी क्या नहीं है, होगा? इलेक्शन जरूरी है, इलेक्शन राठौर टाइम साहब क्यों? ये तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है ना छोटी सी, तो आपने पाकिस्तान की और फेडरल की और पंजाब की असम्बलियों का हाल नहीं देखा। नहीं, वो तो उन्होंने नहीं, असेंबली नहीं, तोड़कर कब वो इलेक्शन तो नहीं उन्होंने हुए? असेंबली तोड़कर बर बर्बाद वक्त कर दिए थे ना। कब इलेक्शन नहीं हुए? कोई किसी असम्बली को एक्सटेंशन मिली है? नहीं मिली है, मिल भी नहीं इलेक्शन नहीं सकती। मिली है, वो एक्सटेंशन असेंबली नहीं निगरान मिली। हुकूमत यहाँ के लेकिन आइन में अगर नहीं। पार्लियामेंट चाहे जंग तो लग जाए तो अपनी हो सकता है। अपनी एक्सटेंशन कर सकती है, जंग लग जाए तो मुतफ़िका जंग। तौर पे इस पे नहीं ये कर कोई आइन सकते। में ये मौजूद है? कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आइन में नहीं माहिरीन मौजूद, से नहीं मौजूद, पूछा है। सिर्फ जंग की सूरत में देखें मौजूद, बात आइन में यह है नहीं कि है अगर तो भी। इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि तैयारी नहीं है हमारी, हमें टाइम चाहिए, तो फिर वो इंतजामिया फिर का भी नहीं काम होगा। मनसूख हो सकता। या तो फिर ये है कि वो अबूरी सेटअप बना दें आइन के तहत और घर चले जाए सारे, या नया लेकिन ना, वज़ीर आज़म आ एक जाए। शख्स की अच्छा, मर्जी आ के जाओ ऊपर साहब। एक शख्स की मर्जी के ऊपर इलेक्शन छोड़े ही नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन को टाइम पर मुकर्रर करना उन आईनी ओहदेदारों की जिम्मेदारी है जिनके इख्तियार में ये तो बात वो दी काम ही गई। नहीं कर रहे, तो देखें फिर ना, सुने अभी आगे, अभी दस अभी सुने आप आगे। देखें ना, ये बात कह आगे रहे हैं बात कि- सुने, नहीं, नहीं, नहीं नहीं, ये भी दूसरी- एक बात दूसरी कह रहे हैं ना मेरी वासी साहब, देखें इलेक्शन फिर इलेक्शन अब्बास साहब को बात- नहीं, नहीं, इलेक्शन ये पहले ये की इस लिस्ट बात पे अपडेट सवाल करने करते के हैं ना। लिए 5 साल का टाइम पड़ा हुआ है। वो लिस्टों गलती की बात हुकूमत नहीं की होती है है। सिर्फ। इलेक्शन न करा नहीं, कर वो आप आ जाएगा पुरानी लिस्ट पे इलेक्शन ही। नहीं, न नहीं, पुरानी सीटों पर इलेक्शन होंगे। पुरानी आप आजाद ये- कश्मीर ये अवाम को सिर्फ- सुना पुरानी देंगे। साहब को जरा देखें बात ये पुरानी है कि इन्होंने सीटों पर कहा कि इलेक्शन एक आदमी पे नहीं छोड़ा जा सकता इलेक्शन को, तो अभी तक तो आपने इलेक्शन कमीशन एक आदमी की वजह से रुका हुआ है ना, वज़ीर आज़म की वजह से रुका एक हुआ है। बंदे की वजह से। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बांध रहा है? 10 नहीं, महीने वो- हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन आपका बांध ही नहीं रहा, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हो रहा है, ना उसमें सीनियर मेंबर की तैनाती हो रही है। तो ये तो एक आदमी की वजह से हो रहा है ना, बज़ाहिर तो अनवार उल हक है, क्योंकि आगे उनके पीछे कोई और लोग होंगे वो अब नजर तो नहीं आते, लेकिन फ्रंट पे अनवार उल हक साहब की मर्जी के मुताबिक 10 महीने से इलेक्शन कमीशन की तकर्री नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन नहीं बन रहा एक आदमी की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जी आपने जो अभी एक और पॉइंट इन्होंने दिया कि कौन सा आपने कहा? एक्सटेंशन नहीं हो नहीं सकती असेंबली। एक्सटेंशन को तो वो तो हाँ। असेंबली इलेक्शन टाइम पर होने लाजमी है। इलेक्शन टाइम पे होना लाजमी है, लेकिन कौन इधर कानून मैं बताऊं, ये देखे ना, इलेक्शन अभी आपने कमीशन के इलेक्शन लिए ये है में फरिश्तों की बात हो 45 रही दिन, थी। कोई जरूरी नहीं है फरिश्तों की बात कर रहे थे, फरिश्तों की पिछली जरूरत फरिश्तों पर नहीं इलेक्शन हो है, जाएंगे। लेकिन पुरानी फहरिस्त पे। हाँ। पुरानी में भी हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है, इलेक्शन का इलेक्शन कमिश्नर का 45 दिन पहले, इलेक्शन वोटिंग से 45 दिन पहले तकर्रुर होना लाजमी है, ताकि वो 45 दिन का गैप दे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करके। वोटर लिस्ट से अपडेट करना कोई जरूरी नहीं है, वो 5 साल का काम है जिसके बहाने से आप इलेक्शन मुलतवी करके लोगों का हक नहीं छीन सकते। बुनियादी तौर पर इलेक्शन राइट ऑफ वोट है एक कॉमन मैन का, जिसको एक इलेक्शन कमीशन इस बहानेबाजी से नहीं छीन सकता कि मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, ये नहीं कर सकता। वो राइट ऑफ वोट है पूरी कौम का, जिसको आपने टाइम पर हर सूरत देना होता है। हाँ, अच्छा। डंडे के साथ जो मर्जी करते रहे फिर उसका तो इलाज कोई अच्छा नहीं है। दुरानी साहब, आप आइन ये बात बात कहता है। आप चूंकि पीपल्स पार्टी की मर्जी की आदत के भी काफ़ी करीब हैं, आज़ाद कश्मीर की क़यादत के भी काफ़ी करीब रहे हैं, आप अभी भी हैं। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया, कल एक इंतहाई अहम इजलास कराची में तलब किया है, क्या है, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी के इस फैसले पे कायम रह सकेगी? जैसे मुस्लिम लीग नून ने 4 बार फैसला किया और नहीं कायम रह सकी, क्या पीपल्स पार्टी ने पहली बार किया? देखिए राठौर साहब, ये है कि इससे पहले डिवाइडेड जो है ना ओपिनियन होती थी पीपल्स पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी में। कुछ लोग चाहते थे कि अनवार हुकूमत को हम खैरबाद कह दें, और कुछ चाहते थे कि हम अनवार हुकूमत में रहें। नहीं, अनवार हुकूमत में रहें, और अनवार को उन्होंने बड़ा डिफेंड करते होते थे पार्लिमानी पार्टी में भी, पार्टी इजलासों में भी। लेकिन कल जो बड़ा फैसला हुआ, सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन की सदारत में इजलास हुआ, तो उसमें पार्लिमानी पार्टी के अरकान और साथ टिकट होल्डर ये सारे शामिल थे। तो ये पहली बार हुआ कि ये मुतफिका फैसला उन्होंने किया कि हमने अनवार हुकूमत से बाहर आ जाना। वहाँ पे फैसला राठौर साहब ने भी यही फैसला किया। फैसला राठौर साहब समेत सब ने ये फैसला किया पहली बार। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, यही एक सरप्राइज था हमारे लिए कि पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर की मुतफिका फैसला कर दिया कि हमने अनवार हुकूमत का मजीद बोझ नहीं बर्दाश्त करना, अनवार हुकूमत की से हमने अलहदगी इख्तियार करनी। और ये मुतफिका फैसला उन्होंने करारदाद की सूरत में किया और मुतफिका करारदाद मंजूर की। अब ये बात रह जाती है कि उन्होंने ये फैसला जो है वो अब मरकज़ी क़यादत पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से कल मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने इजलास भी बुलाया। अब देखते हैं ये
कि वो मरकज़ी क़यादत इस फैसले को इंडोर्स करती है, इसकी तौसीक करती है या नहीं करती। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चूँकि उनके पास भी स्पेस कम हो गया मरकज़ी क़यादत के पास के सारी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने मुतफ़िका फ़ैसला करके उनको एक रिकमेंडेशन दे दी है कि जी अब हम अनवार हुकूमत में रहने का हमें सियासी तौर पे बहुत नुकसान है, तो इसलिए उनको हमें इजाज़त दें कि हम इस हुकूमत से बाहर आ जाएं। अगर हुकूमत तब्दील होती है या नहीं होती, ये अगला प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप हुकूमत से तो बाहर आएँ। अगर आप हुकूमत से बाहर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जो है उसने बड़ा फैसला कर लिया। अब अगर उनकी क़यादत जो मरकज़ी क़यादत है वो अगर नहीं उनको इजाज़त देती तो ये फिर उनके ऊपर बात जाती है। इन्होंने तो कम से कम अपना बोझ उतार दिया। ये तो अब पब्लिक नहीं, पब्लिक नून लीग ने कभी नहीं ऐसे किया ना, वजीरों समेत। इनकी तो पूरी पार्लिमानी पार्टी शामिल है और पीपल्स पार्टी के तो 10 वजीर हैं जो, और एक एडवाइजर है। उधर तो नून लीग के 4-5 वजीर हैं। लेकिन मसला ये है कि इनमें जो डिवाइडेड थी ना ओपिनियन, जो इनमें तकसीम थी राय इस पे कि जी हमने अनवार को छोड़ना है या नहीं छोड़ना, खत्म हो चुकी है। ये जो मुतफ़िका फैसला है इसकी वजह से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अब बरी ज़िम्मा होगी। मैं ये समझता हूँ कि आवाम के सामने वो उन्होंने अपने आप को सुरखरू कर लिया। अब उनकी क़यादत, मरकज़ी क़यादत अगर फैसले को एंडोर्स करती है नहीं करती, ये उनके ऊपर है। इन्होंने कम से कम एक करारदाद करके फैसला कर लिया और इसका ये मेरा ख्याल है अच्छा पैगाम गया। आप पीपी की आदत के मजाज को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या हम कल तवक्को कर सकते हैं कि नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम आ सकता है, या ये भी आखिरी दिन पर्ची आएगी? कल मुझे नहीं लगता कि कल वो कोई वज़ीर-ए-आज़म का फैसला करने जा रहे हैं। मेरी मतलब जो नाकस राय में ये है कि कल वो इस बात का जरूर करेंगे कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। पर्ची आएगी आखिर में, जैसे नहीं, अभी तो पर्ची वाली बात ही नहीं है ना। नहीं, जब वो हो जाता है तो फिर पर्ची वाली बात ही होगी। अभी तो ये फैसला होगा कि हुकूमत से बाहर निकलना है पार्टी ने। जब वो बाहर निकल आते हैं उसके बाद फिर वो जो फैसला होगा कि जी आप अदम-ए-इत्माद लानी है या नहीं लानी है। अदम-ए-इत्माद इस तरह तो नहीं आएगी ना, वो तो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, इतना आसान काम तो नहीं है। अदम-ए-इत्माद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, कोई वैसी तो नहीं आप कोई किसी बंदे को उठा के जो है ना चपड़ासी को उठा के बाहर निकालेंगे। ये बड़ा जान जोखों का काम है, अभी बड़े मराइल तय होने हैं। और इसके लिए फिर यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकज़ी क़यादतें आपस में बैठेंगी, फिर वहाँ पे मामला तय होंगे, फिर वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ होने के लिए कहीं और जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, स्टेक होल्डर्स के साथ आपने मुशावरत करनी है। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा तो फिर वो जिसको वो कहेंगे उसका नाम जो है ना वो चला जाएगा साइन होके मेंबरान की तरफ से स्पीकर असम्बली के पास। अब मसला ये है कि अगर वो कहेंगे सारे मुतफिक हो जाएंगे तो अनवार साहब खुद ही घर चले जाएंगे, जिस तरह उन्होंने हमेशा ये दावा किया कि 27 पूरे कर लो तो मैं परना मुंडे पे डाल के वो अब उनको खुद ही कह दिया जाएगा कि आप स्टेप डाउन हो तो हमने नया वज़ीर-ए-आज़म लाना। अच्छा एजाज भाई साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इस फैसले पे कायम रह सकेगी या कहीं से दबाव आएगा? जरदारी साहब कहेंगे जी कि नहीं, पुरानी तनख्वाह पे ही काम करें। देखे ना राठौर साहब, एक बात होता है कि अनवार अल हक साहब ने 2-2.5 सालों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे नकल लगाए हुए हैं ना कि वो आसानी से तो ख़त्म नहीं होते नज़र है। ये बात बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब की कि पहली बार पीपल्स पार्टी ने उनकी पूरी पार्लियामानी पार्टी और वज़रात समेत उन्होंने इत्तेफाक राय के साथ ये किया है। अब मरकज़ी पार्टी उन्होंने ये कहा है कि हम इस हुकूमत में नहीं रहते, तो मरकज़ी पार्टी उनको ये तो नहीं कह सकती आप लाजमी वज़ीर बने। वो जायज़ा यही उनका हक छीन सकते हैं कि ऐसा इस हुकूमत के खिलाफ आपने कोई मूवमेंट नहीं बनानी, हुकूमत में नहीं शामिल होना, अपोजिशन में बैठ जाए, लेकिन मूवमेंट नहीं, ये रोक सकती है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनको अनवार अल हक से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो मुमकिन है उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, इस माहौल को सबताज करने के लिए या अपने हमायत में करने के लिए या ये फैसले रुकवाने के लिए वो कोई ना कोई हाथ मारेंगे। लेकिन चूंकि अब उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, आज़ाद कश्मीर में अनवार अल हक साहब की वजह से जो मसाइल पैदा हो गए हैं, जिसकी बाद हुकूमत पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को मिलकर आज़ाद कश्मीर में जाकर वो बात करनी पड़ी है और लोगों को मुतमाइद करने के लिए मायदा करना पड़ा है ना। अब इस मायदे को किसी सूरत अनवार अल हक के रहम करम पर ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ेगी, ना नून लीग छोड़ेगी और ना हुकूमत पाकिस्तान छोड़ेगी। हाँ, मुझे लगता है कि अगर अनवार अल हक साहब से उनको कोई इस बात का शक न हुआ कि ये कोई शरारत करेंगे, गड़बड़ करेंगे, हो सकता है वो आज खुद ही इनको हटाने का फैसला वापस ले लें, ना करें। अभी तो हो ही नहीं है, अभी तो सीना बा सीना ही बातें हैं ना, कोई ओपनली ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किसी ने नहीं की। लेकिन जो इतलात मिल रही हैं वो ये हैं कि आज़ाद कश्मीर से इंटेलिजेंस की रिपोर्टें में इनके खिलाफ आई हैं कि गड़बड़ के जिम्मेदार ये अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मायदा करके कौमी एक्शन कमेटी के साथ 10 रुकनी 12 रुकनी उस पर अमल करते तो ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होती।
ये अगर माजरीन मेंबरान असम्बली जिनके पुश्ती सर्टिफिकेट, जिनके स्टेट सर्टिफिकेट जाली साबित हो गए थे, उनको बचाने के बजाय अगर स्पीकर से डिसीट करवा देते तो हो सकता है ये माहौल ही पैदा ना होता। ये सारे काम किए, अगर ये सिलसिला उनका भी जारी रहता है तो मैं नहीं समझता कि नून लीग या पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर वाले चाहें भी अगर कि ये रहने चाहिए, तो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो उनके लिए ये बोझ बन चुके हैं और वो इनको इस तरह ढीला नहीं छोड़ेंगे जिस तरह ये 2.5 साल चलते रहे हैं कि जिन पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के लोगों ने इनको 48 वोट दिए, दर्जनों बार उनकी तोहिन की। इन्होंने कहा जी कि आए ना वहाँ बैठे चाय की मेज़ पर, असम्बली में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे खिलाफ एक वहीं बैठ के करारदाद पर मैं घर चले जाऊँगा। मैं 2 मिनट पहले उम्मीदवार ही नहीं था और उसके बाद 48 ने मुझे आकर वोट दे दिए। कई बार उन्होंने चैलेंज किया कि हिम्मत है तो ले आए ना सारी। गोया कि जिन लोगों ने वोट देकर इनको इज्जत अफजाई की, इज्जत दी, उन्हीं की तोहिन और बेइज्जती के पहलू निकालते रहे हैं। लेकिन उस वक्त पीपल पार्टी, आज़ाद कश्मीर वाले भी और नून लीग बेबस थे। अब हालात ख़राब होने की वजह से इनको अपनी मरकज़ी पार्टी की सपोर्ट मिल गई है। मेरा नुकता ये है कि मुश्किल सूरत हाल है, अनवर अलग साहब के लिए आसान नहीं है, लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते कि 100% उनको उठाकर बाहर ही कर दिया जाएगा, ये वो रिज़ाइन कर चले जाएंगे। रिज़ाइन का मुझे वैसे यकीन नहीं है। दुरानी साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये वो चूँकि ज़ाहिर सियासी मामला ज़्यादा समझते हैं, मैं साफ़ी हूँ, उस तरह के मामला नहीं समझता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसी इस्तीफ़ा कोई नहीं देंगे, असम्बली तोड़ने से भी गुरेज करेंगे, इसलिए कि आखिरी तनख्वाह तक वो रहेंगे। लेकिन जब देखेंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर बाकी लोगों को खुलकर खेलने के देने के बजाय ज़ाहिर है क्यों ना उनको भी अपने साथ बा कर ले जाएं, मुश्किल सूरत हाल का शिकार कर दें। देखी जाएगी आगे सारे। ये एक हरकत जो है मुमकिन है की जा सकती है। और तीसरी सूरत वही है जो अदम वाली है, उसके लिए माहौल आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा, लेकिन एक बात और ओची में ये दुरानी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मेरे जहन में बैठी है कि ये कल वाले ये इजलास में जो हम लोग तवक्को लगाए बैठे हैं कि वहाँ कोई वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी होगी ना, ये पीपल पार्टी ऐसी हिकमत अमली का ऐलान कभी नहीं करेगी। ये अगर वहाँ फैसला भी हो गया कि अनवर हुकम ने हटाना है, तो आखिरी मौका पर जब अहमदाबाद की तारीख जमा हो जाएगी ना, उस वक्त लोगों को पता चलेगा उसमें नाम किसका लिखा हुआ है। वो हिकमत अमली यही है। और बेहतरीन पीपल पार्टी बेपनाह खराबियों के बावजूद अब भी मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में एक अच्छी सियासी जमात की जो भी औसाफ होने चाहिए 100% ना सही, लेकिन उसके कुछ चीज़ें पीपल पार्टी ऐसी पार्टी है उसके अंदर बाकी हैं। अच्छा दुरानी साहब, अब ये बताएं कि फौरी इंतखाबात, यानी कि अगर असम्बली तहलील हो जाए, फौरी इंतखाबात किसके बेनिफिट में, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा, नून लीग को होगा, अनवर हक साहब के ग्रुप को होगा? और अगर फौरी के बजाय मतलब अपने वक्त पे इंतखाब हों तो उसका बेनिफिशरी कौन होगा? मुस्लिम लीग नून क्या चाहेगी जो वफाक में हुकूमत में है कि अभी इलेक्शन हो या बाद में इलेक्शन हो? आपका इस पर क्या तज्ज़िया? देखिए, फौरी इंतखाबात तो मेरा ख्याल है कि किसी सियासी जमात के फेवर में नहीं जाएंगे। ये अभी जो माहौल बना हुआ है, जो एक लोगों में जो है एक्शन कमेटी के हवाले से एक तासर है कि जी यही हमारा प्लेटफार्म है जहाँ से हमें हकूक़ मिल रहे हैं, या यही एक प्लेटफार्म है जिसने हमें जो है ना हकूक़ लेके दिए हैं। तो इस सूरत हाल में एक्शन कमेटी पता नहीं सियासी जमात के तौर पे सामने आती या नहीं आती, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक्शन कमेटी का रोल ये ज़रूर होगा कि वो किसी उम्मीदवार को हराने में या जिताने में उनका रोल ज़रूर होगा, किरदार अदा कर, ठीक है ना, डिसाइसिव रोल जिसको कहते हैं कि मतलब आपको अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आप जीत जाएंगे, अगर आपके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे तो हार जाएंगे। मैं तो आपको बताऊंगा, मुझे तो ये शक है, अगर देखें मैं आपको एक बात, मुझे तो ये अब जो हालात बन गए या माहौल बन गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर में कोई अच्छा माहौल, सियासी माहौल होगा जिसका हम बहुत पहले जो है ना तज़किरा करते होते थे कि आज़ाद कश्मीर में भाईचारा, ये हमारे यहाँ बड़ा एक पूरे पाकिस्तान में डिस्कस होता था कि आज़ाद कश्मीर के लोग इस आपस में हैं कि इलेक्शन की रात को ही वो एक दूसरे से इख्तलाफात ख़त्म कर लेते हैं। उनके इख्तलाफात वोटिंग तक होते हैं, वोट के बाद जब कोई बन जाता है वो जो हारने वाला होता है तो नहीं, लेकिन अब जो है ना अब ऐसा माहौल बन गया, तो उसी तरह है ना, नहीं अब तो ऐसा माहौल अठोर सा बन गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी रहनुमा या कोई MLA या कोई अपनी कैंपेन जो है ना पुरअमन तरीके से चला सकेगा या उसको कैंपेन चलाने की इजाज़त दी जाएगी। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये हालात जो इस तरह के बन गए हैं, अब ये जो कई वजीर और कई MLA जो हैं, स्पेशली ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, ये तो मुझे नहीं लगता अपने घरों से भी निकल सकेंगे। फ़हीम रब्बानी साहब अपने हल्के में निकल सकेंगे क्या? आप मुझे बताएं ना, एक फ़हीम रब्बानी, इधर सब भी फ़हीम रब्बानी बन जाएंगे, इधर जो भी आपको नजर आएगा ना वो फ़हीम रब्बानी होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो जिस तरह के हालात, अपनी गाड़ियां नहीं छुड़ा सके हल्के में कैंपेन अभी तक तो ना सरकारी गाड़ियां अपने इलाके में ही नहीं छुड़ा सके, पहुंच के एरिया में,
तो देखे ना, ये तो हालत है। बल्कि एक दिन रात को वो पुलिस वाले जो है ना वो उठा के ले आए गाड़ी, तो सुबह सुबह वो एक्शन कमेटी वाले उन्होंने जाके फिर चौकी से उठा के गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। उन्होंने कहा ये किस तरह आप ले गए थे। तो मसला ये है कि अब आपने माहौल ऐसा बना दिया आज़ाद कश्मीर में, अब ना तो यहाँ पे कोई मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पुरअमन माहौल होगा इलेक्शन में। अल्लाह करे कि ऐसे हालात ना हो। ये जो अभी इंसानी जानों का ज़िया हुआ है इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और इलेक्शन जो है, मुझे आज़ाद कश्मीर का आइंदा इलेक्शन जो है वो बड़ा खूनी इलेक्शन नज़र आ रहा है। अच्छा एजाज भाई साहब, हम बात करते हैं कि इस वक्त कानून साज असम्बली में जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट पार्टी पोजीशन है वो क्या है, ये ज़रा आप नाज़रीन को बता देंगे। अच्छा राठौर साहब, वो पिछले अरसे में चूंकि एक तो आज़ाद कश्मीर में सियासी पार्टी, पार्लियामान के अंदर कोई सियासी पार्टी मौजूद नहीं है, इसलिए कि वो उन्होंने उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करके सबको आज़ाद उम्मीदवार करार दिया हुआ। नहीं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई भी नहीं है ना, ना उनको भी आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। वो उनकी अभी तक पूरी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, लेकिन तो जो पीपल्स पार्टी लेकिन स्टैंड है ना, स्टैंड करते हैं, बिल्कुल स्टैंड करते हैं, ये बात ठीक है। पीपल पार्टी ने जो लोग अपने शामिल किए थे, बाद में उनको मिला जुला कर सबके 17 वोट हैं इस वक्त उनकी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, उनके पास वोट हैं। नून लीग के पास 9 वोट हैं। वो चौधरी मकबूल साहब जब हार गए थे, उनकी इस्माइल साहब आ गए थे, 9 वोट हो गया था, और सरगाला साहब भी शामिल हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है, ये जो अनवार अल हक साहब का फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो अभी तक 13 हैं। खास बात यह है कि उसमें मीर अकबर साहब और दीवान चुगताई भी अभी शामिल हैं, जिनके बारे में ये तासर है कि बल्कि बात फैली हुई है कि उन्होंने नून लीग के साथ अपनी कोई अंदरूनी खाना कमिटमेंट कर ली है, अंडरस्टैंडिंग कर ली है, और नून लीग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक चूँकि बाज़ाब्ता शामिल नहीं हुए, तो ज़ाहिर है वो इस 13 का हिस्सा हैं। और इसमें 5 माजरीन, इसी में 5 माजरीन भी हैं और 2 खवातीन हैं। इस तरह अजहर सादिक साहब, खास कर बात यह है कि अजहर सादिक साहब, अंसर अब्दाली साहब और जफर मलिक साहब, इन 3 बंदों का मुझे यानी ऐसी बंदगली में है, और ये तीनों भी अभी तक अनवार अल हक साहब के साथ, क्योंकि इन अभी तक ना नून लीग वाले इनको खुरटे के हल्के में अब्दाली साहब के लिए ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है। जफर मलिक साहब के लिए अपने हल्के में ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, और अजहर सादिक साहब के साथ भी यही पोजीशन है। ये इसलिए अनवार अल हक साहब, हाँ, आज अगर कोई दरवाजा खुल जाए तो ये छलांग लगा के उधर चले जाए, बिल्कुल फौरी। इनको तो मामूली सी लिफ्ट की जरूरत है ना, लंबा वो कोई अपनी शराइत पे शामिल नहीं होंगे, ये दूसरे की बकरी नजर आ जाए, बकरी की पूंछ पकड़ के चले जाए। अच्छा, पीटीआई वालों के पास 5 सीटें हैं, उनमें से भी एक सीट वो इकबाल मो जो है वो ओवरसीज सीट वाली इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसलिए वो पीटीआई के खाते में। वो वैसे अगर मंजूर हो गया इस्तीफा, तो दोबारा इलेक्शन हो गए, तो पीपल पार्टी की चूंकि सामान में अक्सरियत है, ये मिलकर नून लीग और पीपल पार्टी मिलकर पीपल पार्टी का बंदा, या मे भी पीपल पार्टी का बंदा हो सकता है वज़ीर आज़म बन जाती है, सीट नून लीग ले ले, ये भी हो सकता है। लेकिन इत्तेहादी पैरा जो भी होंगे वो सीट जाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के पास 7 वोट हैं, अगरचे वो हैं फॉरवर्ड ब्लॉक वाले ही सारे, लेकिन हम चूंकि फॉरवर्ड ब्लॉक को भी दो उसमें समझते हैं, 2 धड़ों में समझते हैं। एक अनवार अल हक साहब का ग्रुप है और एक बैरिस्टर सुल्तान साहब का ग्रुप है। बैरिस्टर साहब का ग्रुप ये 7 अफराद का तो पीपल्स पार्टी के करीब आ गया था पिछले अरसे में, और बवजह नहीं शामिल हो सका था, जिसकी वजह से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि अनवार अल हक साहब और वो एक पेज पर नहीं है, दोनों अलग अलग। बाद में इजलास तो हुए थे, लेकिन इसी तरह JKPP और MC का 1-1 वोट है इस असम्बली के अंदर। तो मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर इस वक्त जो पोजीशन है, आज खुद ही 26 वोट इनके बनते हैं, और एक वोट वो हासिल किया जा सकता है। ना वो उसको छोड़ें, वो बाद की बात है, वो फिलहाल इसको मंजूर नहीं है, नज़र है। 26 इनके बनते हैं, सरदार अतीक साहब को वोट लगा लें और हसन इब्राहिम साहब को वोट लगा लें, तो 26 है 2 28 बनते हैं। हुकूमत बनाने के लिए 27 वोट की जरूरत है। हुकूमत टाइप चीज भी बन जाएगी इस तरह से। तो ये तो लगता ही है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का 7 रुकनी ग्रुप भी हुकूमत में शामिल हो जाएगा अगर हालात पैदा हो गए तो। और ये जो 13 रुकनी हम अनवार अल हक के खाते में लगा रहे हैं ना, अनवार अल हक साहब के साथ 1 या 2 बंदे, वो भी बंद गली में फंसे जो बंदे जिनका हमने जिक्र किया, उनको छोड़कर सारे के सारे की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला वज़ीर आज़म अकेला रह गया। अच्छा, पहले से अकेले थे वो, नहीं 48 बने थे तो वो अकेले थे, तो अब जब वापस घर जाएंगे अकेले ही होंगे। अच्छा मुर्जादुर, क्या बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकता है? ये जो सूरत हाल इन्होंने बयान की कि अगर वो शामिल हो जाए तो शायद मुस्लिम लीग नून की भी जरूरत नहीं रहती। सियासत में होने को तो सब कुछ हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल क्या, कोई भी चीज जो है ना, क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत बैरिस्टर सुल्तान साहब के इन धोखों को सामने रखते हुए वापस लेगी पीपल्स पार्टी में? देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, पहले भी कई दफा धोखे दे के उन्होंने वापस लिया ना बैरिस्टर साहब को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वायद ये एक रहनुमा आज़ाद कश्मीर को और एक पाकिस्तान के रहनुमा को अपने रेड कलम से निकाला था मोहतरमा शहीद ने, तो उसके बाद वजूद उन्होंने ले लिया था ना 2010 में,
तो अब कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा वो जुर्म कर दिया, अब तो उनकी सेहत भी नहीं ठीक है। तो उन्होंने तो अपनी यही कहना है कि जी मैं तो ज़ाहिर है सियासत कर नहीं सकता, मैं अपनी फैमिली को आपके हवाले करता हूँ। उनकी घर की पार्लिमानी पार्टी जो है वो शामिल हो जाएगी, एक आध जो है चौधरी अखलाक उनके साथ हैं, तो वो भी 3-4 लोग जो हैं ये आ जाएंगे। तो सबिया सदीक और 2 जो उनके घर के वोट हैं यासर और अरशद, तो 4 लोग तो वो फौरी तौर पे शामिल कर सकते हैं। नहीं तो वो अलबत्ता बाहर रखते हैं वो जो जफराबाद रशीद साहब। चौधरी रशीद साहब का ये मसला है कि जो रशीद साहब को रशीद साहब ने जो है ना जी, वो मैं आपको आज इसका एक खास वजह बताता हूँ कि जो रशीद साहब ने अपने तौर पे भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने की कोशिश से अलग होके, अच्छा बिल्कुल उनको तो सूट करता है ना कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे उसका वोट बैंक है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उसने उनको इस शर्त पर शामिल करने का कहा कि आप अपना हल्का छोड़ के दीवान चुगताई के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, हम आपको टिकट यहाँ नहीं दे सकते। हमने यहाँ पे कमिटमेंट की है मुबशर मुनीर अवान के साथ, जो मुनीर अवान साहब पहले MLA थे, उनके बेटे हैं जो वो मरूम मुनीर अवान साहब एक हादसे में जो जहाँ बाक हो गए थे। रफाकत अवान भी इनकी अजीज नहीं थी। रफाकत अवान साहब तो मुबशर साहब के कजन चाचा हैं, तो लेकिन आप मुबशर मुनीर अवान जो है उनके पीछे एक बड़ी तगड़ी सिफारिश है, आपको पता है क्या है? पीर साहब है, हाँ पीर हैं जो वो जरदारी साहब के भी और फरियाल तारपुर साहब के, तो उन्होंने उनको उनका टिकट पहले से कंफर्म करा दिया। इसका मतलब है चौधरी रशीद साहब बंद गली वाले बने। अब चौधरी रशीद साहब के लिए एक ही रास्ता है, या तो वो इधर ही रह के आज़ाद इलेक्शन लड़ें अपने हल्के में, या पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर दीवान के मुकाबले में आ जाएं, या पीटीआई में। लेकिन वहाँ पे भी तो गुजर बरादरी का वोट ज्यादा है दीवान चुगताई साहब के हल्के में, लेकिन इनका हल्का तो इनको कंफर्टेबल यहाँ पे लगा है, लेकिन यहाँ पे टिकट नहीं, यहाँ से इलेक्शन उन्होंने जीता हुआ है पीटीआई के टिकट पे, तो अब उनको ये लगता नहीं है कि मैं जो है दीवान के हल्के में। अच्छा दुरानी साहब जरा आप तफसील के साथ बैरिस्टर सुल्तान साहब के जो इनके साथ है, एक तो मखसूस नशिस्त है उसको निकाले 6 लोग, जैसे अभी आपने चौधरी रशीद साहब की तफसील से बयान किया, तो 2 हल्के जो मीरपुर के हैं, क्या वहाँ पे अगर ये पीपल्स पार्टी में भी चले जाएं तो जीत सकते हैं, या क्या पोजीशन क्या है इनकी? देखें अभी तो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मौजूदा सूरत हाल, इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बेटे यासर सुल्तान और चौधरी अरशद अभी के हालात में इस वक्त तो वो किसी के साथ भी मुकाबले की पोजीशन में नहीं है। मैं जीते हुए हैं, नहीं हारे हुए हैं, मुकाबले की पोजीशन में नहीं है, ये बड़ी खौफनाक पोजीशन। मगर अभी अगर इलेक्शन कराए ना तो वो, क्योंकि एक देखें वो पीटीआई को छोड़ के गए हैं, पीटीआई का वोट बैंक है वहाँ मौजूद, वो इनको अमित पोठी साहब एक तगड़ा, नहीं नाम भी अमित पोठी, पीटीआई के जो वर्कर है ना वो इनकी जो है ना इनके खिलाफ कैंपेन चलाएगा सबके, मतलब जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक में गए और इमरान खान को उन्होंने छोड़ा। दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई बड़ी पार्टी का जब तक प्लेटफॉर्म ना हो, जो वफाक की पार्टी हो, तो उस वक्त तक ये यहाँ पे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। आज़ाद कश्मीर पूरे में ये तासर है और स्पेशली मीरपुर में तो है ही यही है। और अब आप देखेंगे इनके पास ना पीटीआई का फ्लैग है, ना इनके पास अभी पीपल्स पार्टी का फ्लैग है, ना ही नून लीग का फ्लैग है, तो इस वक्त जो है वो भी बंद गली में चले गए हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि वो ये दोनों भी बंद गली में। तो अगर ये पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं जिस तरह आपने फिर क्या सूरत हाल है, तो मुझे लगता है फिर ये मुकाबले की पोजीशन में आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी जाहिर है एक बड़ी पार्टी है, उसका वोट बैंक मौजूद है, इनका अपना भी वोट बैंक है, वो मिला के एक तासर क्रिएट करके कि वफाक की पार्टी का जब उम्मीदवार आएगा, बड़ी पार्टी वफाक की पार्टी, वफाक में हुकूमत, सिंध में हुकूमत, सदर पाकिस्तान, ये सारे फैक्टर्स मिला के जब इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना तो वो फिर एमएलए को बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अभी तक तो उनके पास कोई ऐसी स्पेस नहीं है, लेकिन अगर वो पार्टी में बड़ी में किसी में भी शामिल होते हैं, पीएमएलएन में शामिल हो या पीपल्स पार्टी में, तो फिर उनकी कोई स्पेस बनती है या वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन। अच्छा एजाज, बैरिस्टर सुल्तान साहब ग्रुप के 2 लोग पलंदरी, बलोच और पलंदरी 2 हल्कों में, इनके बारे में आपकी इनकी क्या पोजीशन क्या बनती है? अगर पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ गुंजाइश है, अगर ना शामिल हूँ आज़ाद लड़ें, या क्या पोजीशन क्या बनती है? जो वैसे फिगर तो दोनों बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पीपल्स पार्टी में फ़हीम रब्बानी साहब की क्या पोजीशन में रहे हैं। फ़हीम रब्बानी के वालिद बड़े एक्टिव सियासी लीडर थे, सियासी रहनुमा थे, वर्कर थे, और खुद भी फ़हीम रब्बानी बहुत एक्टिव सियासी आदमी है। लेकिन पिछले अरसे में उन्होंने हालात अपने हल्के में इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल बन गई है। दुरानी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि उनको अपने हल्के में कंपेन चलाना मुश्किल हो जाएगी। ये जो वहाँ तो उनके लिए ज़ाहिर है अपनी कुछ इकदाम की वजह से। वैसे एक बात आपको बताऊँ, माजी में फारूक ताहिर साहब और ये जो पीपल्स पार्टी के अंदर नौजवान शामिल हुए हैं, इनका ऐवान फैमिली के लोग हैं,
इनका इत्तेहाद रहा है, तो जिसकी वजह से जीते आए हैं। फ़हीम रब्बानी को इसकी वजह से वो अब ज़ाहिर है चूंकि एक पेज पर नहीं है, वो अलग अलग हैं, तो इससे फ़हीम रब्बानी को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन फ़हीम रब्बानी साहब ने अपने हल्के में जो लड़ाइयाँ गड़बड़ और उस तरह की चीज़ें की हैं, माहौल, मुझे लगता है कि उनके हाथ से ये हल्का उनके हाथ नहीं रहेगा और निकल जाएगा। तो दूसरा हल्का जो पलंदरी वाला है, इसमें तो मैं नहीं समझता कि इस्तीफा नजीब नकीब साहब का मुकाबला कर पाएंगे मोहम्मद हुसैन साहब, इसलिए वो पीपल्स पार्टी में शामिल हों दोनों बंदे, तब भी उनके लिए कोई खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक बड़ी पार्टी का सहारा मिल जाएगा उनको ज़रूर, और अगर मौजूदा एग्जिस्टिंग पोजीशन करते हैं तो फिर तो उनका वाली वारस ही कोई नहीं होगा। और ये बात दुरानी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त की है कि आज़ाद कश्मीर की तासर ये है कि जिसका वाली वारस इस्लामाबाद में नहीं बैठा होगा उसको आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जितना आसान नहीं होगा, मुश्किल काम होगा। मोहम्मद हुसैन की पोजीशन, मोहम्मद हुसैन साहब की पोजीशन तो बहुत कमज़ोर मुझे लगता है। फ़हीम रब्बानी साहब अगर गलती न करते तो वो अच्छा खासा मुकाबला कर सकते थे और हो सकता है वो अपसेट भी हो जाता। अच्छा, चौधरी इखलाक साहब आप आखिरी उनके जो उम्मीदवार हैं, चौधरी इखलाक साहब, आप क्या समझते हैं कि सियासत में वो पीपल्स पार्टी में अगर बैरिस्टर ग्रुप चला जाए ये लोगों, तो पोजीशन बनती है उनकी? और मुझे लगता है कि चौधरी इखलाक साहब पीपल्स पार्टी में जाएं तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। अभी जो उनकी पोजीशन है वही है जो यासर सुल्तान और अरशद की है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है कि बड़ी पार्टी का उनके पास कोई फ्लैग नहीं है। तो चौधरी इखलाक साहब को पीपल्स पार्टी में जाने का ये फ़ायदा है कि एक तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, फिर जो बशीर पहलवान साहब वफात पा गए उनका एक वोट बैंक वो भी उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल सकता है। तो इसलिए ये है कि वो एक पोजीशन में आ जाते हैं मुकाबले की। अदरवाइज़ अभी तो इस वक्त तो आपको पता है आपका करीबी हल्का है, आपके शहर के हल्के के सेंसे से जो है ना इस वक्त मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही मुकाबला नजर आ रहा है। पीटीआई का कोई कैंडिडेट अगर आ गया तगड़ा, नहीं, तो सरदार रज़ाक साहब जो मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं, वही बशीर पहलवान साहब की बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, वो भी है, वही तकरीबन वोट बैंक। देखे ना, वो अब ये देखना ना कि उनको टिकट किस पार्टी का मिलता है। नहीं, पीटीआई के उम्मीदवार हैं। देखे ना, पीटीआई के तो उम्मीदवार होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो पीटीआई को छोड़ के किसी बड़ी पार्टी का परचम थाम लें। नहीं, वो पीटीआई, वो तो पीटीआई के थे। तो अगर वो पीटीआई में जाते हैं, पीटीआई का टिकट लेते हैं, मेंबर कश्मीर कौंसिल नहीं वैसे मैं आपको बता रहा हूं पीटीआई का टिकट लेते हैं। इखलाक साहब की हो रही है ना, नहीं, हम एक सरदार, मैं ये कह रहा हूँ ना, सरदार साहब अगर पीटीआई से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो तो चौधरी इखलाक साहब को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जो इखलाक साहब जो है वो नहीं, अगर चौधरी इखलाक साहब पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, हाँ, और सरदार मुकाबले की पोजीशन बन जाती है ना, मुकाबला शुरू। अभी तो इस वक्त तो इखलाक साहब की पोजीशन कोई नहीं है, क्योंकि देखे ना इस वक्त उनके साथ सिर्फ जाट बरादरी का वोट, जाट बरादरी का वोट है, वो भी जो है ना वो डिवाइडेड वोट होता है, वो हर वक्त सारा इकट्ठा नहीं होता एक बरादरी का, वो भी मुख्तलिफ जो है ना पार्टियों में डिवाइडेड होता है। अगर आप किसी बड़ी पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर आपके पास एक स्पेस होती है कि पार्टी का, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि जो चेयरमैन जिला कौंसिल अब्दुल गफूर जावेद साहब हैं वो भी पीपल्स पार्टी में आ सकते हैं, और गुजर बरादरी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, साथ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, और वो फिर चौधरी इखलाक साहब की यहाँ भी गुंजाइश नहीं बनती। ये भी सूरत हाल है। यही बात है। अब वहाँ पे देखें ना, चौधरी यासीन साहब मौजूद हैं कोटली में, तो जाट बरादरी को लीड भी कर रहे हैं, तो जो यासीन साहब के वहाँ पे होते हुए अगर कोई इस तरह का कैंडिडेट आता है तो वो अपनी जाट बरादरी का वोट भी उसको दिला सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए भी अच्छी जो है ना पोजीशन बन सकती है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अच्छा, अब एजाज भाई साहब अगर बात करें महाजरीन मेंबरान असम्बली को ज़रा डिफाइन करें कि ये 12 मेंबरान असम्बली है, इनमें से 4 मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं, 4 फारवर्ड ब्लॉक के चौधरी रियाज साहब, आसम शरीफ भट्ट साहब, अब्दुल माजिद खान साहब और अकबर इब्राहिम साहब हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 2 जावेद भट्ट साहब जो भी शामिल हुए हैं, और अमर गफार लोन साहब हैं, और 2 पीटीआई के दीवान साहब और हाफज अहमद रजा साहब हैं। नून लीग के जनाब राजा सदीक साहब, अहमद रजा कादरी साहब, चौधरी इस्माइल साहब और अकमल सरकारा साहब। अब अगर कोई ऐसी तहरीक बनती है ये सीटें ख़त्म करने की, मिसालती कमेटी फैसला करती है, तो क्या नून लीग के जो 4 लोग हैं वो अपनी मदर पार्टी की क़यादत, क्योंकि पंजाब में नून लीग में वो, तो उसका फैसला तस्लीम करेंगे और इन बाकी 8 लोगों से अलग होकर? कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि उनकी मुस्तकबिल की जो सियासत है, आज़ाद कश्मीर की सियासत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई है इन लोगों के लिए। वो अपनी मदर पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, उनके पास सियासत के बहुत स्कोप मौजूद हैं, सूबाई असम्बली के स्कोप हैं, बल्दियाती कॉर्पोरेशन में स्कोप हैं, बड़े बड़े इदारे वो आज़ाद कश्मीर की छोड़ के पंजाब के साथ, वो अल्टीमेटली देखे ना, सनाउल्लाह कादरी साहब, ये अहमद रज़ा कादरी साहब के जो वालिद थे वो काउंसलर रहे हैं यहाँ पर, शाह गुलाम कादर साहब भी रहे हैं मेरे ख्याल में, शाह गुलाम कादर। ये बुनियादी तौर पर इनका ग्रास रूट लेवल जो है वो ये है, बल्दियाती जो सिस्टम है ये है,
वो कभी अपने लोगों से दूर नहीं जाएंगे, उनके पास गुंजाइश मौजूद है। अलबत्ता मसलन फैसले पर ज़ाहिर है तो ज़ाहिर है राज़ी वो दिल से नहीं होंगे, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं है, ये इतनी बड़ी सतह का मायदा हुआ है कि इसमें वो पूरी तरह अपनी बचाव के लिए वो जो भी रास्ता उनके पास होगा, वो हम एक्शन कमेटी बनाएं, वो मुजाहरे करें, वो आईनी 6 रुकनी कमेटी में अपना बंदा भी लाजमी बैठाएंगे, जो भी रास्ताओं को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो कमेटी इस बात पर मुतफिक हो जाती है कि ये सीटें आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत ज़्यादा कर रही हैं और इनकी पोजीशन बदल दी जाए, मेरा वैसे ज़ाती नुकता ये है कि सीटें ख़त्म पूरी तरह नहीं होंगी, इनकी पोजीशन बदल सकती है। या तो इनकी तादाद कम हो जाएगी, अगर डायरेक्ट हुए तो इनकी तादाद कम हो जाएगी, या तो इनकी नुमाइंदगी रखी जाएंगी। अब तो हल्का डेफिनेटली 12 के बजाय 5 हल्के बनाएंगे तो कराची वाले लोगों का वोट कैंसिल तो नहीं होगा, उसको आपने लाहौर के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो हल्का बड़ा हो जाएगा। उसको आपको गुजरात के साथ जोड़ना पड़ सकता है, वो बड़े हल्के हो जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि इन 6 लोगों को 5 लोग 6 हों 8 हों जितने, इनको इनडायरेक्ट आज़ाद कश्मीर असेंबली में जिस तरह खवातीन की सीटें दे दी जाएंगी, लेकिन उसमें इनको खतरा क्या है? उसमें खतरा ये है कि आपको पता है नामजद सीटों के ऊपर 62 लोग आकर बैठ जाते हैं, फिर अहमद रज़ा कादरी साहब के लिए, फिर जावेद भट्ट साहब के लिए, फिर आसम लोन साहब के लिए, फिर चौधरी रियाज साहब के लिए, फिर एक आम सियासी कारकुन के लिए मुश्किल होगा। वो अपने हल्के में वोट तो ले सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सतह की नामजदगी नहीं करा सकता। उसमें माजिद खान साहब को फ़ायदा हो सकता है, ज़ाहिर है वो बड़े बाप दादा के बेटे हैं, वो बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ है उनका। शाह गुलाम कादर साहब हों तो उनको फ़ायदा हो सकता है, वो तो या फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले इधर आकर बैठेंगे, जिसका इनको खतरा है। इसीलिए चाहते हैं कि हमारी सीटें 12 रहें या कम होकर 6 हो जाएं, लेकिन हूँ डायरेक्ट सीटें, ताकि हम एक्सेस अपने लोगों से करके उनसे जब वोट ले ये सकें। हल्का बड़ा हो जाएगा तो अहमद रजा कादरी साहब का जो हल्का है वो उससे बाहर निकलेंगे, तो वो तो अपने लोगों के वोट ले सकते हैं ना। या वादी के देखा ना, वादी के 2 हल्कों या 3 हल्कों को मिलाकर आप एक हल्का बनाते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े, लेकिन आपको वोट आप ले सकते हैं, वोट आप ले सकते हैं। लेकिन नामजदगियों में तो ज़ाहिर है 5 सीटें होंगी तो 5-22 लोग आ जाएंगे, तो आप दब कर रह जाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने तफसील के साथ बात की कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के पास इस वक्त क्या ऑप्शन मौजूद हैं, क्या पीपल्स पार्टी अपने इस फैसले पर, हुकूमत से अलग होने के फैसले पर कायम रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। इसके अलावा हमने असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है करंट, उस पर हमने डिस्कस की, तफसीली तबादला ख्याल किया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।